नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और वो भी विस्तार से कि अधिवृक्क ग्रंथि के कितने हार्मोन्स हैं और उसके कार्य क्या हैं। ठीक है, कितने हार्मोन्स अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, इसका हमने विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल उन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में और उनके हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन से होने वाले डिजीज यानी रोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और नोट्स की तरह इसे लिखते जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने नोट्स की तरह बनाया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यह जान जाइए कि हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स में कितने हार्मोन्स हैं, ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कार्टेक्स से तीन टाइप के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से मिनरलोकार्टिकोइड्स और जोना फेसिकुलेटा पार्ट से ग्लूकोकार्टिकोइड्स, जिसमें कार्टिसोल या हाइड्रोकार्टिसोन जिसे बोला जाता है वह 95% होता है और कुछ मात्रा में कार्टिकोस्टेरान और कार्टिसोन होते हैं। मिनरलोकार्टिकोइड्स में 95% या अधिकांश मात्रा में एल्डोस्टेरान हार्मोन्स होता है। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस पार्ट से, एड्रिनल कार्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस पार्ट से सेक्स हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिसमें एंड्रोजेंस और डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरान और एंड्रोस्टेडियान। ठीक है, ये तीन हार्मोन्स मेल हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन जो होता है वह फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये जोना रेटिकुलरिस पार्ट से सेक्रेट होता है। और अगर एड्रिनल मेड्यूला की बात की जाए तो इसे दो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन, जो कि 80% होता है। ठीक है, 80% पूरे हार्मोन्स मतलब अधिवृक्क मज्जक मतलब एड्रिनल मेडुला से जितनी मात्रा में हार्मोन सेक्रेट होता है उसमें से 80% एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन होता है, और नार एड्रिनेलिन या नार एपिनेफ्रिन कितना होता है, 20% होता है। तो ये एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होते हैं। अब हम इनके एक एक हार्मोन्स के फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ मिनरलोकार्टिकोइड्स, जिसमें एल्डोस्टेरान प्रमुख होता है। ठीक है, एल्डोस्टेरान मिनरलोकार्टिकोइड्स में मेन हार्मोन्स होता है। तो इसमें जो पहली पॉइंट है, यह क्या करता है, दे कंट्रोल द होम्योस्टेसिस ऑफ मिनरल आयन। यह होम्योस्टेसिस मतलब समस्थिरता, जो कि शरीर का आंतरिक वातावरण है, ठीक है, उसे सामान्य बनाए रखने के लिए, ठीक है, मिनरल्स आयन मतलब खनिज आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे बोला जाता है इन द बॉडी, यह होम्योस्टेसिस बनाता है, कंट्रोल करता है होम्योस्टेसिस को। किसके द्वारा, मिनरल्स आयन या इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करके। हेंस इसलिए दे आर कॉल्ड, इसलिए यह कहलाता है साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स, इसलिए लवण प्रतिधारक, हिंदी क्या होगा, लवण प्रतिधारक हार्मोन्स कहलाता है। यह शरीर में खनिज आयनों की समस्थिरता का नियंत्रण करते हैं, इसलिए ये लवण प्रतिधारक हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी पॉइंट क्या है, इट इंक्रीज, यह बढ़ा देता है, द रीएब्सॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण मतलब पुनरावशोषण को, आप सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस, यहाँ पर माइनस थोड़ा ऊपर रहेगा और यहाँ पर प्लस थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप बुक में कॉपी में लिखते हैं तो यहाँ पर उस तरह से लिखा नहीं पाएगा। इट इंक्रीज द रीएब्सॉर्प्शन मतलब यह पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। पुनरावशोषण मतलब दोबारा अवशोषण होता है आप सोडियम का, क्लोराइड आयन का और कार्बोनेट आयन का इन द किडनी मतलब वृक्कों में। ठीक है, किडनी में जब यूरिन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और HCO3 मतलब कार्बोनेट आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, मतलब कि इनका ढेर उत्सर्जन, अधिक मात्रा में उत्सर्जन नहीं हो पाता। ठीक है, यह वृक्कों में सोडियम, क्लोराइड व कार्बोनेट आयनों के पुनरावशोषण को बढ़ा देते हैं। अब तीसरी पॉइंट क्या है, इट इंक्रीज द एक्सक्रेशन। ठीक है, इट इंक्रीज मतलब यह बढ़ा देता है, द एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन को, घटाता किसके है, यह सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और कार्बोनेट आयन के उत्सर्जन को घटाता है, लेकिन पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के उत्सर्जन को क्या करेगा, बढ़ा देता है। कहाँ, किडनी में। इट इंक्रीज द एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द किडनी से। ठीक है, किडनी से मतलब वहीं से तो यूरिन का निर्माण होता है, तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और कार्बोनेट आयन के अवशोषण को बढ़ा देता है, लेकिन पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के अवशोषण को घटा देता है और उत्सर्जन को बढ़ा देता है। ठीक है, यह वृक्कों में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन के उत्सर्जन को बढ़ा देते हैं। ये बहुत की पॉइंट्स है, आपको इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अब इसमें जो तीसरी पॉइंट है वह क्या है, इट इंड्यूस मतलब यह प्रेरित करता है, द एब्सॉर्प्शन मतलब अवशोषण को, ऑफ साल्ट एंड वाटर, नमक मतलब सोडियम, वही सोडियम और क्लोराइड, साल्ट एंड वाटर इन द कोलन ऑफ द इंटेस्टाइन मतलब यह आंतों के कोलन भाग में लवण और वाटर मतलब जल के अवशोषण को बढ़ा दे, प्रेरित करता है। ठीक है, इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है, समझ में आया।
फंक्शन ऑफ ग्लूकोकार्टिकोइड्स, हमने मिनरलोकार्टिकोइड्स के बारे में बता दिया। अब ग्लूकोकार्टिकोइड्स जिसमें कार्टिसोल या हाइड्रोकार्टिसोन मुख्य होता है, ठीक है, ये हार्मोन्स मुख्य होता है और ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो इसके क्या कार्य हैं, अब आप इसे देखिए। इसका मेन पॉइंट है, पहली पॉइंट, इट इनहिबिट्स मतलब यह रोकता है द कंसम्पशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोटीन सिंथेसिस। यह कंसम्पशन मतलब उपभोग को, मतलब ग्लूकोज के जारण को, ठीक है, और प्रोटीन के संश्लेषण को इन द सेल्स कोशिकाओं में रोकता है, ठीक है, ऑफ द टिश्यू रिलेटेड द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, उन ऊतकों में जो कि शरीर का जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले अंग हैं, उनके ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं उनमें ग्लूकोज के उपभोग को, ठीक है, और मतलब ग्लूकोज के जारण को और प्रोटीन के संश्लेषण को रोकता है। इसकी हिंदी क्या होगी, एंड और क्या करता है, इंड्यूस द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, और जो है कि उसमें उन कोशिकाओं में, ठीक है, जिन कोशिकाओं में यह ग्लूकोज के जारण मतलब ग्लूकोज के एटीपी में बदलने की प्रक्रिया को और प्रोटीन के संश्लेषण को रोकता है, उन्हीं कोशिकाओं में यह क्या करता है, प्रोटीन और फैट्स के तोड़ने में मदद करता है। मतलब जो पहले से प्रोटीन है उसको तोड़ करके एटीपी में बदलवाता है, ठीक है, और फैट्स मतलब वसा को, लेकिन नई प्रोटीन्स के संश्लेषण को रोक देता है और ग्लूकोज के जारण मतलब ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इत्यादि को रोकने का काम करता है। समझ में आया? बिकाज, क्योंकि बिकाज ऑफ दिस मतलब इस कारण, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इस कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड इंक्रीज द ब्लड, इससे क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा, एमिनो एसिड और फैटी एसिड मतलब ग्लिसरॉल इत्यादि की मात्रा जो है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज के उपभोग मतलब कंजप्शन मतलब जारण को रोक दे रहा है, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बनी रहेगी उसी तरह से, और प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक दे रहा है, लेकिन प्रोटीन के ब्रेक डाउन मतलब जो पहले से प्रोटीन बनी है, ठीक है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो जब प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड में बदलेगा, तो एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ गई ब्लड में, और ग्लूकोज को तो पहले से ही रोक दिया है कि ग्लूकोज तुमको टूटना नहीं है, तुमको टूट करके एटीपी में नहीं बदलना है, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में पहले से ही बढ़ जाएगी इस तरह से। और फैटी एसिड की मात्रा क्यों बढ़ती है, क्योंकि फैटी एसिड और प्रोटीन्स दोनों को यह तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इत्यादि में बदल जाता है, इसलिए ग्लूकोज और फैटी एसिड और एमिनो एसिड की मात्रा यह ग्लूकोकार्टिकोइड्स क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, किसमें, ब्लड में। इसकी हिंदी होगी, यह शरीर की साधारण गतिविधियों से संबंधित ऊतकों की कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत व प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं और प्रोटीन व वसाओं के विखंडन को प्रेरित करते हैं। इस कारण रक्त में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व वसी अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आया? इट स्टिमुलेट्स मतलब यह उत्तेजित करते हैं या प्रेरित करते हैं, ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन के संश्लेषण को फ्रॉम प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज से और प्रोटीन से ग्लाइकोजन में बदलाव को, ठीक है, ग्लाइकोजन में संश्लेषण को प्रेरित करते हैं इन द लीवर, कहाँ पर, किडनी में। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोटीन्स और ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं, ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में संचित हो जाते हैं, ठीक है, कोलेक्ट हो जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकागॉन हार्मोन्स, ठीक है, जो लंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से सेक्रेट होता है ग्लूकागॉन हार्मोन्स, या ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस करवाता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन संचित है वह फिर ग्लूकोज में टूट जाएगा और फिर टूट करके फिर ग्लूकोज चला जाएगा क्रेब्स चक्र में, फिर एटीपी इत्यादि में बदल करके उस शरीर को ऊर्जा देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स क्या करवा रहा है, यह ग्लूकोजेनेसिस करवा रहा है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मतलब जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता और आप अधिक मात्रा में भोजन खाते हैं तो जितना भी ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन में संचित हो जाता है, ठीक है, वह फिर शरीर की कोशिकाओं में, लीवर में और पूरी बॉडी की मसल्स में जो है कि संचित हो जाता है। तो ये ग्लूकोकार्टिकोइड्स का काम है। और क्या करता है, एंड और इंड्यूस मतलब प्रेरित करता है द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया फ्रॉम फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, फैटी एसिड और एमिनो एसिड जो पहले से हैं, ठीक है, वो एक उनको ग्लूकोज में ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंतर्गत क्या होगा, फैटी एसिड मतलब वसी अम्ल, ठीक है, और एमिनो अम्ल, ठीक है, इनके द्वारा जो है कि इस प्रक्रिया क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसमें, फैटी एसिड और एमिनो एसिड ग्लूकोज में बदल जाएंगे, ठीक है, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में टूटता है, मतलब ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया, चाहे वो फैटी एसिड से बने, चाहे एमिनो एसिड से बने, चाहे ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रक्रिया को भी ग्लूकोकार्टिकोइड्स करवाते हैं, लेकिन किससे, फैटी एसिड और एमिनो एसिड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को या सिंथेसिस को।
इसकी हिंदी होगी, या लीवर में प्रोटीन और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को उत्तेजित करता है और वसी अम्लों व एमिनो अम्लों से ग्लूकोज व यूरिया के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ये बहुत की पॉइंट्स है और बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे दिमाग से सोच करके और समझना चाहिए। ना समझ में आए तो आप 1-2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसमें जो तीसरी पॉइंट है ग्लूकोकार्टिकोइड्स के फंक्शन की, वह क्या है, इट डिक्रीज या घटाता है WBC मूवमेंट्स या माइग्रेशन या WBC की गति को, ठीक है, WBC की गति को घटाता है एंड फैगोसाइटिक, ठीक है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी मतलब कोशिका भक्षण प्रक्रिया जो WBC की होती है। WBC में मोनोसाइट्स और जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं मतलब कोशिका भक्षण प्रक्रिया, मतलब जो बाहरी अपद्रव्य मतलब रोगाणु आते हैं उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका भक्षण प्रक्रिया होती है, तो ये ग्लूकोकार्टिकोइड्स घटा देते हैं इन प्रक्रियाओं को और डिक्रीज WBC मूवमेंट्स और WBC की गति को थोड़ा कम कर देते हैं। यह WBC के भ्रमण व कोशिका भक्षण क्रिया को घटाते हैं। और इसमें चौथी पॉइंट है इट रिड्यूस मतलब यह घटाते हैं या डिक्रीज, ठीक है, दोनों बात है। इट रिड्यूस द सेक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, या हिस्टामिन के सेक्रेशन को घटाते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स से हिस्टामिन स्रावित होता है, सेक्रेट होता है। तो ये क्या करते हैं, मास्ट सेल के नंबर्स मतलब मास्ट सेल्स, मास्ट कोशिकाओं की संख्या को घटाते हैं, जिससे कि हिस्टामिन का स्रावण अपने आप घट जाता है। क्योंकि मान लीजिए 100 मास्ट सेल्स हैं और 1 ml हिस्टामिन बना रही हैं, तो जब 50 मास्ट सेल्स रहेंगी तब 0.5 ml बनेगा हिस्टामिन, तो उसकी मात्रा घट गई, ऑटोमेटिक घट जाएगी, ऐसे होता है। यह मास्ट कोशिकाओं की संख्या को घटाकर हिस्टामिन के स्रावण को कम करते हैं। अब इसमें 5वीं पॉइंट है इट रिड्यूस मतलब यह घटाते हैं द सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट, यह लिम्फोसाइट के संश्लेषण को घटाते हैं एंड और इम्यून प्रोटीन्स मतलब प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जो हैं मेड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फोरेजिन सब्सटेंस, मेड अगेंस्ट इन्फेक्शन मतलब जो संक्रमण के विरुद्ध बनती हैं और किसके विरुद्ध, फोरेजिन सब्सटेंस मतलब बाहरी पदार्थों के, बाहरी पदार्थ मतलब रोगाणुओं के प्रति जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बनती हैं और लिम्फोसाइट्स बनती हैं, उनके संश्लेषण को या क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स या कार्टिसोल। तो इससे क्या होता है, 10 इस प्रकार दे आर 10 मतलब इस कारण दे आर इम्यूनो इनहिबिटरी, ठीक है, इम्यूनो इनहिबिटरी मतलब प्रतिरक्षी निषेधात्मक मतलब जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया को घटाते हैं, ठीक है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब प्रदाह को रोकने वाले, प्रदाह मतलब सूजन इत्यादि को रोकने वाले कहलाते हैं, ठीक है, या होते हैं। इसकी हिंदी होगी, यह संक्रमण व बाहरी पदार्थों के प्रति बनने वाले लिम्फोसाइट्स व प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण को कम कर देते हैं। इस प्रकार ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक व प्रदारोधी होते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्लिनिकल उपयोग होता है, जैसे जब कैटरेक्ट की सर्जरी होती है तो उसमें डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाया जाता है बार बार, और प्रेडनिसोलिन जो कि एक स्टेरॉइड होता है, मेडिसिन, स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, इसको दिया जाता है खाने के लिए। तो ये सब क्या करते हैं, प्रतिरक्षा क्रिया को रोकते हैं, ताकि जो है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया जब रुक जाएगी तो इससे होगा क्या, थोड़ा कम हो जाएगी। तो जो बाहरी पदार्थ जैसे कॉन्टैक्ट लेंस जो डाला जाता है आंख में, नेचुरल लेंस को निकाल करके, उसको शरीर अस्वीकार नहीं करता है, ठीक है, और कुछ दिन में उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से कोई भी सर्जरी होती है तो उस समय ये स्टेरॉइड, ग्लूकोकार्टिकोइड्स या डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलिन, ठीक है, और भी तमाम तरह के स्टेरॉइड्स हैं, मेथिल प्रेडनिसोलिन तमाम है, ठीक है, तो ये सब दिए जाते हैं रोगी को खाने के लिए। इससे क्या होता है कि इससे प्रतिरक्षा प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे कि शरीर उस बाह्य पदार्थ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसमें जो छठा पॉइंट है इट इंक्रीज द नंबर्स ऑफ RBC, या RBC मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स के संख्या को बढ़ाता है एंड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ठीक है, एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ WBC और WBC की संख्या को घटाता है, कौन, ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स से ही स्रावित होते हैं, और कौन कौन से होते हैं इसमें हमने आगे बताया, आप उसे देखिए। इनके जो फंक्शन है वह क्या है, इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड जेनाइटल्स, जेनाइटल्स मतलब जननांगों के और मसल्स मतलब पेशियों के डेवलपमेंट्स मतलब विकास को स्टिमुलेट मीन्स प्रेरित करते हैं, या पेशियों व जननांगों के विकास को प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब हम हाइपोसेक्रेशन मतलब अल्प स्रावण ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के अल्प स्रावण से होने वाले डिजीज के बारे में बात करेंगे। यदि एड्रिनल कार्टेक्स मतलब मिनरलोकार्टिकोइड्स, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स के सम्मिलित रूप से, ठीक है, यदि कमी होती है या किसी भी हार्मोन्स की कमी होती है, यहाँ पर बुक में अलग अलग नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है,
तो डायरेक्ट हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के अल्पस्रावन से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो मेन रोग होता है जो आपको पढ़ना है वह कौन सा है, एडिसन्स डिजीज या एडिसन का रोग, ठीक है। यह क्यों होता है, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की या सेक्स हार्मोन्स की या तीनों की सम्मिलित कमी से कौन सा रोग होता है, एडिसन्स डिजीज होता है। विशेष रूप से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी से होता है और इसमें कई हार्मोन्स की कमियां होती हैं। तो इसमें जो पहली पॉइंट है वह क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण ऑफ द बॉडी एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है और ब्लड प्रेशर घट जाता है। ड्यू किसके कारण, टू द लॉस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर विथ यूरिन, मतलब मूत्र के साथ, पेशाब के साथ सोडियम आयंस की, सोडियम की और जल की अधिक मात्रा में हास मतलब उत्सर्जित हो जाने के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर का और ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। जब एल्डोस्टेरॉन रहेगा ही नहीं या कम बनेगा तो सोडियम मूत्र के साथ या यूरिन के साथ अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाएगा, जल भी अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाएगा। तब शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी और जल की कमी हो जाएगी, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरी पॉइंट क्या है, लैक ऑफ शुगर इन द ब्लड, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा घट जाती है। लैक मतलब कमी, शुगर की मात्रा घट जाती है। एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन लेवल, और पोटेशियम आयन लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, मतलब पोटेशियम की कमी करता है शरीर में। लेकिन जब एल्डोस्टेरॉन नहीं रहेगा तो पोटेशियम का उत्सर्जन नहीं होगा, तो पोटेशियम का लेवल जो है शरीर में बढ़ जाएगा। एंड और क्या करता है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन लेवल, और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन लेवल्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस की संख्या जो है बढ़ जाती है, कहाँ, ब्लड में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को भी यह उत्सर्जित करवाता है, कौन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। लेकिन जब कम बनेगा तो हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में उत्सर्जित नहीं होंगे, तब उनकी संख्या ब्लड में बढ़ जाएगी। और जब हाइड्रोजन आयन की संख्या ब्लड में बढ़ती है तब पीएच घटता है, ठीक है। और जब पीएच घटेगा तब जो ब्लड है वह अम्लीय हो जाएगा, और शरीर के लिए अम्लीयता बहुत ही खतरनाक होती है। शरीर में ब्लड में थोड़ी सी भी अम्लीयता यदि बढ़ती है तो बहुत ही खराब, बहुत ही डेंजरस जो डिजीज होने लगते हैं, और जैसे किडनी फेल होने लगती है और भी तमाम तरह के रोग हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी मात्रा यदि ब्लड की अम्लीय होती है, पीएच घटता है, तो सबसे पहले रोग जानते हैं कौन सा होता है, पेशाब में जलन होती है, ठीक है, बहुत तेज जलन होती है। उसी के लिए, उसके उपचार के लिए अल्कासोल नाम की एक सिरप आता है, उसको दिया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, जिसके पीने से शरीर में जो ब्लड है वह क्षारीय जब होता है, जब लेवल में आता है तो थोड़ा रोग में कंट्रोल होता है, ठीक है। तो शरीर के लिए अम्लीयता बहुत ही खतरनाक होती है। अब इसमें जो तीसरी पॉइंट है, हार्ट मसल्स, ठीक है। हार्ट मसल्स मतलब हृदय पेशियां, लीवर एंड ब्रेन आर वीक, यकृत और मस्तिष्क कमजोर हो जाते हैं। इसके कारण हाइपोसेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स के अल्पस्रावन से क्या होता है, हार्ट मसल्स कमजोर हो जाते हैं, लीवर भी कमजोर हो जाता है और ब्रेन भी कमजोर हो जाता है। बीएमआर एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब आधारीय उपापचयी दर जो है कि घट जाता है, और बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप भी घट जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख की कमी हो जाती है, एपिटाइट मतलब भूख की कमी हो जाती है। नसिस मतलब मितली, मतलब बार बार उल्टी महसूस होती है। नर्वसनेस मतलब घबराहट महसूस होता है या घबराहट होती है। डिक्रीज सेक्सुअल एबिलिटी और लैंगिक क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है, लैंगिक योग्यता या लैंगिक क्षमता में कमी आ जाती है। द एसिडिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज, और क्या होता है, ब्लड की एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है। अब हाइपर सेक्रेशन, ठीक है, हमने हाइपो सेक्रेशन पढ़ लिया, अब हाइपर सेक्रेशन पढ़ेंगे। हाइपर सेक्रेशन मतलब अतिस्रावण। अतिस्रावण से क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स के मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स के अतिस्रावण से कौन से रोग होंगे, इसे जानिए। लॉस ऑफ प्रोटीन्स इन सेल्स, ठीक है, सेल्स मतलब कोशिकाओं में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, टिश्यू वेस्टिंग इसे बोला जाता है। टिश्यू वेस्टिंग में क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने से कोशिका में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसे क्या बोला जाता है, टिश्यू वेस्टिंग, याद रखिएगा। दूसरा है डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को घटाने का काम करते हैं, लेकिन जब घटाने का काम नहीं करते हैं, ये बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, ग्लूकोकार्टिकोइड्स। ये क्या करता है, कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके जारण को रोकता है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, इन हार्मोन्स की मात्रा, तो और भी रोक देंगे, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी की बढ़ी रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, तंत्रिका कोशिकाओं को दिक्कत होगी, और ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो इसे डायबिटीज हो जाएगा। अब इसमें तीसरी पॉइंट है इंक्रीज इन एल्किलिनिटी। एल्किलिनिटी मतलब क्षारीयता ऑफ ब्लड। ब्लड की क्षारीयता बढ़ जाती है ड्यू टू एक्सेसिव एक्सक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस की अधिक मात्रा में उत्सर्जन से, मतलब हाइड्रोजन आयंस की शरीर से बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्लड की क्षारीयता बढ़ जाती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो क्षारीयता बढ़ेगी या पीएच बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे भी डिजीज होते हैं, रोग होते हैं। इसलिए कोई भी काम एक लेवल में होना चाहिए, या तो क्षारीयता बढ़ जाए फिर भी रोग होगा, और अम्लीयता बढ़ जाए फिर भी रोग होगा। चौथी पॉइंट है इसमें ड्यू टू द एक्सेस, मतलब एक्सेस ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन की वृद्धि से, सोडियम आयन की वृद्धि से, एंड वाटर, जल और सोडियम आयंस की वृद्धि से, इन द बॉडी, शरीर में जल और सोडियम आयन की वृद्धि से क्या होगा, द बॉडी बिकम्स स्वेलन। स्वेलन मतलब फूली हुई, या एडिमा, सूजन हो जाती है, जगह जगह जो शरीर है फूल जाता है, पैरों में सूजन आ जाएगी इत्यादि इत्यादि। एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ जाएगा, और शरीर फूल जाता है, ठीक है। क्यों, इस शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है और सोडियम की मात्रा। तो इसका लक्षण है कि दबाने पर, जहाँ जो अंग सूजा है उसे दबाने पर, ठीक है, गड्ढा हो जाता है। तो ये इसी के कारण विशेष रूप से होता है। अब ड्यू टू एक्सेसिव डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। और देखिए, जो मिनरलोकार्टिकोइड्स है जिसमें एल्डोस्टेरॉन मुख्य है, वह क्या करता है, सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है ब्लड में, और पोटेशियम की मात्रा को घटाता है। तो जब मिनरलोकार्टिकोइड्स या एल्डोस्टेरॉन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये क्या करेगा, सोडियम की मात्रा को बढ़ा देगा और पोटेशियम की मात्रा को घटा देगा। तो अगर अधिक घटा दिया, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव डिफिशियंसी मतलब अधिक मात्रा में कमी के कारण आप पोटेशियम इन द ब्लड, ब्लड मतलब रक्त में पोटेशियम की अधिक मात्रा में कमी के कारण क्या होगा, द नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। और तंत्रिका तंत्र अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को पोटेशियम की मात्रा की भी जरूरत होती है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। तो जब पोटेशियम रहेगा ही नहीं या बहुत कम मात्रा में रहेगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तब होगा क्या, विच कैन लीड टू पैरालिसिस। लीड मतलब उत्पन्न कर सकता है या हो सकता है, विच मतलब जिसके कारण, टू पैरालिसिस मतलब जो पैरालिसिस उत्पन्न कर सकता है, या लकवा मतलब पक्षाघात या फॉलिस, ठीक है, हो सकता है किसी भी अंग का या पूरे शरीर का या किसी भी पार्ट का। अब छठवीं पॉइंट है इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपर सेक्रेशन मतलब मिनरलोकार्टिकोइड, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन्स की अधिकता से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का गलना या हड्डियों में कैल्शियम की अधिक मात्रा में कमी, हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, फैट अकुमुलेशन, फैट अकुमुलेशन मतलब वसा का जमाव इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट में, ठीक है, या बेली, पेट में, चेस्ट छाती पर, एंड फेस चेहरे पर, पेट में और वक्ष पर अधिक मात्रा में जमाव से, किसके, वसा से, क्या इसे बोला जाएगा, इस रोग को कुशिंग सिंड्रोम बोला जाएगा, यह हो जाता है। और एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम, एड्रीनोजेनाइटल, ठीक है, एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम में क्या होता है, मेल लाइक सिम्टम्स इन गर्ल, लड़कियों में जो है कि लड़कों जैसे लक्षण, ठीक है, लड़कियों में लड़कों जैसे लक्षण मतलब थोड़ा दाढ़ी मूछ आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, और जो है कि बहुत फुर्ती रहना इत्यादि जो लक्षण हैं लड़कों के लक्षण, वे लड़कियों में यदि चले जाएं तो इस सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम। यह भी हो जाता है हाइपर सेक्रेशन से, अतिश्रावण से। और क्या होता है, एंड गायनोकोमेस्टिया, गायनोकोमेस्टिया में क्या होता है, ब्लोटेड ब्रेस्ट ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन इन बॉयज मतलब लड़कों में वक्ष मतलब स्तन में वसा के अधिक जमाव से, ठीक है, स्तन में वसा, लड़कों के स्तन में वसा के अधिक जमाव से स्तन लड़कियों की तरफ फूल जाते हैं। तो इस डिजीज को क्या बोला जाता है, गायनिकोमेस्टिया, यह भी हो जाता है। तो हमने एड्रिनल कार्टेक्स के हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन के बारे में भी बता दिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो ये किससे स्रावित होते हैं, ये एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होते हैं। और इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एड्रेनालिन एक तरफ, नॉर एड्रेनालिन एक तरफ। इसके डिफरेंस के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें पहली पॉइंट है एड्रेनालिन हार्मोन्स की। यह क्या करता है, दे आर सेक्रेट टू क्रिएट होम्योस्टेसिस, यह स्रावित होते हैं होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए इन एक्यूट डिस्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है, एक्यूट डिस्ट्रेस सिचुएशन मतलब उग्र परिस्थितियों में,
लाइक फियर मतलब डर, एंगर मतलब क्रोध, पेन मतलब दर्द, ह्यूमिलिएशन मतलब अपमान, रेस्टलेस मतलब बेचैनी, एनेक्सिटी मतलब चिंता, और एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना इत्यादि जो उग्र परिस्थितियां हैं, ठीक है, जैसे ठंडी लगना इत्यादि एक होता है, और भी कई उग्र परिस्थितियां हैं, डर, चिंता, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मारकाट। तो इस परिस्थितियों में एड्रेनलिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। और क्या होता है, हेंस इसलिए इट इज कॉल्ड एफ हार्मोन्स, ठीक है। एफ मतलब फियर, डर, फाइट मतलब लड़ो, या फाइट मतलब भाग जाओ, लड़ो या भाग जाओ। हार्मोन्स मतलब इस शरीर में ऐसा परिवर्तन करता है कि शरीर में अधिक मात्रा में ग्लूकोज की खपत को बढ़ा देता है। जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में संचित है उसे ग्लूकोजिनेसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजिनेसिस के थ्रू तोड़ देता है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर इंसुलिन की मात्रा को भी यह बढ़ा देता है एड्रेनलिन। तो इससे क्या होता है कि बहुत तेजी से ग्लूकोज कोशिकाओं में चला जाता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा टूट करके एटीपी में बदल जाता है। इससे शरीर को बहुत तेजी से ऊर्जा मिलती है, ठीक है, और शरीर उग्र काम करने के लिए हो जाता है रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें नॉर एड्रेनलिन का क्या काम है, दे आर एक्टिव मतलब ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग पीसफुल मतलब शांत अवस्था में, पीसफुल कंडीशन शांत अवस्था में, लाइक रेस्ट, रिलैक्सेशन, स्लीप। रेस्ट मतलब आराम, रिलैक्सेशन मतलब निश्चिंतता, ठीक है, मतलब बिना चिंता की अवस्था में, और स्लीप मतलब सोने की अवस्था में ये नॉर एड्रेनलिन एक्टिव रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो यह एड्रेनलिन कर रहा है उसके अपोजिट यह नॉर एड्रेनलिन करेगा, यही होता है। अब इसमें जो दूसरी पॉइंट है एड्रेनलिन की वह है इट स्टिमुलेट्स मतलब यह उत्तेजित करते हैं द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अनुकंपित तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच द प्यूपिल डायलेट, जिसे पुतलियां फैल जाती हैं। पुतलियां क्यों फैल जाती हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कि लड़ाई करना है आपको, तो जब अधिक देखेंगे आप तभी तो लड़ाई करेंगे, तो इससे पुतली फैल जाती है। द सेक्रेशन ऑफ टीयर्स और टीयर्स एंड सलाइवा डिक्रीज, आंसू और लार के श्रावण को घटा देता है कौन, एड्रेनलिन। और क्या करता है, द हार्ट रेट इंक्रीज, और हृदय दर को बढ़ा देता है, एंड स्मूथ मसल्स डायलेट, और चिकनी पेशियों को डायलेट कर देता है, फैला देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है सांस लेने में आसानी हो जाती है। और लेस यूरिन इन प्रोड्यूस्ड इन किडनी, और किडनी मतलब वृक्कों में मूत्र के निर्माण को, यूरिन के निर्माण को कम कर देता है ताकि पेशाब इत्यादि ना लगे। अब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार बढ़ा देता है इन द ब्रेन मस्तिष्क में, स्केलेटल मसल्स मतलब रेखित पेशियों में या कंकाल पेशियों में, और हार्ट हृदय में, लंग्स फेफड़ों में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। बीएमआर इंक्रीज, और बीएमआर को इंक्रीज कर देता है। बीएमआर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, अधिक मात्रा में शरीर में ऊर्जा बनने लगेगी। और इसमें ना इसी के अपोजिट नॉर एड्रेनलिन क्या है, नॉर एड्रेनलिन इज मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स। अनुकंपित तंत्रिकाओं का ये जो मेन मतलब मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जब ये अवस्थाएं, उग्र अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं तब यह न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, और मुक्त होता है, फिर शरीर को शांत अवस्था में लेकर जाता है। इट स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक मतलब यह पैरासिम्पैथिक तंत्रिका नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करता है। तो कैसे उत्तेजित करेगा, जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, वही कब बनाएंगी, नॉर एड्रेनलिन सेक्रेट करेंगी। कब, जब ये उग्र परिस्थितियां मतलब एक्यूट डिस्ट्रेस सिचुएशन समाप्त होगी, तब जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वही जो है कि नॉर एड्रेनलिन बनाएंगी, और फिर नॉर एड्रेनलिन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करेगा। इसके कारण क्या होगा, केसिंग द बॉडी टू गो इनटू ए क्लेम या पेसफुल स्टेट, जिसे शरीर जो है कि शांत अवस्था में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, बीएमआर थोड़ा घट जाएगा, और हार्ट, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन में रक्त संचार कम हो जाएगा, आंसू और लार का श्रावण होने लगेगा, पाचन क्रिया ठीक से होने लगेगी, ठीक है, और ग्लूकोज की मात्रा जो है कि ब्लड में थोड़ा बढ़ने लगेगी, और कोशिकाओं में एटीपी की मात्रा थोड़ा कम बनने लगेगी। मतलब जो एड्रेनलिन कर रहा था वही काम ठीक उसके विपरीत नॉर एड्रेनलिन इसके काम को रोकने का काम करता है, ताकि शरीर शांत अवस्था में चला जाए और आराम से आराम कर सके। तो इस वीडियो में हमने एड्रेनलिन या सुप्रा एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताया।